पिताजी, माँ की तबीयत तो दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। हमें इनका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। बेटा, तुम तो जानते ही हो, पिछली बार डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस बीमारी का इलाज सिर्फ ऑपरेशन करके ही किया जाता है। इसी वजह से हमने तुम्हारी माँ का इलाज नहीं किया और ऐसे ही घर लेकर आ गए। पर पिताजी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती जाएगी। बेटा, तुम चिंता मत करो। इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी आई है। इस बार जैसे ही फसल कटकर बाहर आएगी, हम उसे बेचकर तुम्हारी माँ का इलाज करवा देंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है। शांति, तुम भी चिंता मत करो। ऑपरेशन हो जाए फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जाती है और एक दिन शांति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां जाकर डॉक्टर साहब बोलते हैं, देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। अगर कल को उनकी जान चली गई तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अब उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। अब मैं दवाई के सहारे इनको जिंदा नहीं रह सकता। एक तो आप ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो इनको यहाँ से लेकर जाइए। ये सुनकर दोनों बाप बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। पिताजी, हमारी फसल तो आने ही वाली है। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए जमींदार से थोड़ा कर्ज ले ले। जैसे ही फसल आएगी हम उसे चुका देंगे। माँ का इलाज भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त माँ का इलाज करना बहुत जरूरी है। आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा? हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद तुम सही कह रहे हो। हमें और इंतजाम नहीं करना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं घर जाकर खेत के कागजात लेकर जमींदार के यहाँ जाता हूँ और उससे पैसे लेकर आता हूँ। हरीलाल घर के कागज लेकर जमींदार के यहाँ जाता है। और बोलता है, जमींदार, जरूरत है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है और आज के आज ही ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वरना मैं अपनी पत्नी को खो दूंगा। कृपया इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कर दीजिए। आपका ही सहारा है जमींदार जी, मना मत कीजिएगा। हाँ हरीलाल, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। हाँ जमींदार जी, मैं जानता हूं। इसीलिए तो मैं अपने खेत के कागजात साथ लेकर आया हूं। ये लीजिए, ये कागजात आपके पास गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। हरीलाल पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। थोड़े और बोलते हैं, माफ करिए, हम उनको बचा नहीं पाए। आपने उन्हें लाने में देर कर दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। दोनों बाप बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। शांति का अंतिम संस्कार हो जाता है। दोनों बाप बेटे उदास होकर घर के अंदर बैठे रहते हैं। पिताजी, शायद हमने ही माँ को अस्पताल ले जाने में देरी कर दी। शायद हमारी ही वजह से आज माँ हमारे साथ नहीं है। काश हम उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले गए होते। ये हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। बेटा, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हमने तो उसके लिए कर्ज भी उठा लिया था, लेकिन तुम्हारी मां नहीं। लेकिन बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। नसीब के आगे किसकी चलिए? जो हमारे नसीब में लिखा था वो तो हो गया। तुम्हारी मां का साथ हमारे लिए इतने ही दिनों तक था। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं।
शायद माँ का साथ हमारे लिए इतने ही दिनों तक था, पर हमने जो माँ के लिए कर्ज उठाया था, हमें उसे भी तो लौटाना है। उसकी तुम चिंता मत करो बेटा, हमें इस बार अच्छी फसल होने वाली है, उसी में से हम जमींदार का कर्ज लौटा देंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। फसल काटने का समय आ जाता है। हरीलाल जमींदार का आदमी जमींदार को ये बात बताता है। अच्छा, तो हरीलाल को इस बार भी बहुत अच्छी फसल आई है। मेरी तो उसके खेत पर कब से नजर है, लेकिन हरीलाल वो खेत तो बेचने से रहा। इस बार उसने पहली बार मुझे कर्ज पर रकम ली है, लेकिन इस बार भी वो अपनी फसल बेचकर मेरा सारा कर्जा उतार देगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे हरीलाल मेरा कर्ज चुका ही नहीं पाए और उसका खेत जो मेरे पास गिरवी रखा है वो मेरा हो जाए। सुनो हीरा, आज रात हरीलाल की पूरे खेत में आग लगा दो, और हाँ, याद रखना उसकी साख होनी चाहिए, उसके पास कुछ भी बचना नहीं चाहिए। फिर मैं देखता हूं वो कैसे मेरा कर्ज चुकाता है। जमींदार का आदमी रात होते ही चोरी छुपे जाकर हरीलाल के खेत में आग लगा देता है। आग के कारण हरीलाल की सारी फसल जलकर राख हो जाती है। दूसरे दिन सुबह हरीलाल के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे हरीलाल, बाहर निकलो, तुम्हारे खेत में आग लगी है। ये सुनकर हरीलाल बहुत घबरा जाता है और चौंक जाता है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे खेत में आग कैसे लग सकती है? ये कैसे हो गया? मैं अभी जाके देखता हूँ। जब हरीलाल और मुरली खेत में जाकर देखते हैं तो सारी फसल जल चुकी होती है। सारे खेत में धुआं ही धुआं होता है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? कितनी अच्छी फसल आई थी, सब की सब बर्बाद हो गई। हे ऊपर वाले, आखिर तू चाहता क्या है? तूने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया और ऊपर से मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमने तो माँ के इलाज के लिए जमींदार से बहुत बड़ी रकम कर्ज पर ली थी, और हम तो फसल के भरोसे बैठे थे कि फसल बेचकर सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। अब हम जमींदार की इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाएंगे? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो सिर घूम रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। पता है पिताजी, अब ज्यादा चिंता मत कीजिए। अब चलिए यहाँ से घर चलिए। दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी मुरली बोलता है, पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। हम जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे। पिताजी, मैं शहर जाके कुछ काम देख लेता हूँ। शहर में मेरा एक दोस्त एक कारखाने में काम करता है। मैं भी शहर चला जाता हूँ और वहां पर काम करके मैं जमींदार का सारा कर्ज लौटा दूंगा। आप बिल्कुल अभी चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, तुम शायद सही कह रहे हो। वैसे भी यहां रहकर कुछ नहीं होने वाला। गांव में तो काम मिलने से रहा। तुम शहर ही चले जाओ, लेकिन बेटा वहां जाकर अपना ख्याल रखना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए पिताजी, मेरे वहां और भी दोस्त हैं। मुझे चिंता की कोई बात नहीं, बस आप ही अपना ख्याल रखना।
जाने से पहले मुरली अपने जमींदार की लड़की प्रिया से मिलता है। दरअसल प्रिया और मुरली एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है मुरली, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी मुरली। फिर मुरली पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। मुरली को भी शहर में बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है और उसे अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जमींदार हरीलाल के घर जाकर बोलता है, अरे ओ हरीलाल, तुमने अभी तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। कब लौटा रहे हो? मैं और कितने दिन इंतजार करूं? तुम्हारा कर्ज लौटाने का इरादा है भी या नहीं, अभी बता दो। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए जमींदार जी। मेरा बेटा पैसे कमाने के लिए शहर गया हुआ है। वो जैसे ही आएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिन और इंतजार कर लेता हूं। अगले महीने तक अगर तुम्हारा बेटा नहीं आया तो याद रखना हरीलाल, मैं कहूं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूं। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा खेत हड़प कर लूंगा। नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा बेटा आता ही होगा। आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। मैं इस बार तो जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जमींदार किसी काम से शहर में जाता है तो उसकी मुलाकात मुरली से हो जाती है। मुरली जमींदार को वहां देख बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है, अरे जमींदार जी नमस्ते, आप यहाँ कैसे? अरे मुरली, तुम? मैं यहाँ किसी काम से आया था। अच्छा, तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ जमींदार जी, मुझे यहीं पर नौकरी लगी है और अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आपको ईश्वर की कृपा से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई है। मैं अगले महीने गांव आने ही वाला था, लेकिन मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। मैं सोच रहा था कि किसी के हाथ पैसे भिजवा दूं और आज आप मुझे मिल गए। अगले 2 महीने तक सब लोगों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जिस कारण मैं अगले 2 महीने गांव नहीं आ पाऊंगा। आप यहीं रुकिए, मैं आपके पैसे लेकर आ रहा हूं। ऐसा कहकर मुरली पैसे लेने घर चला जाता है और जमींदार वहीं खड़े खड़े सोचता है, इसका मतलब मुरली तो गांव लौटने से रहा। लगता है ईश्वर भी यही चाहता है और मेरा पूरा पूरा साथ दे रहा है। एक काम करता हूं, मुरली से मिलने की बात हरीलाल से छुपाता हूं। उसको मैं बताऊंगा ही नहीं कि मुरली ने मुझे पैसे दे दिए हैं। अगर उसे ये बात पता चली तो मुझे मजबूरन वो खेत मुझे उसे वापस देना पड़ेगा और ये मैं नहीं होने दूंगा। जमींदार ये सब सोच ही रहा होता है, तभी मुरली वहां पर आकर जमींदार से बोलता है, ये लीजिए जमींदार जी, इसमें आपके सारे पैसे हैं। और हाँ जमींदार जी, इसमें मैंने 5000 अपने पिताजी के लिए भी दिए हैं। आप जब गांव जाओगे तब आ देना, ताकि वो आने वाले 2 महीने तक अपना गुजारा कर सके। और उनसे कहना कि मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और मैं बहुत जल्द गांव आ जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को ये सारी बातें बता दूंगा और तुमने जो पैसे दिए हैं वो भी तुम्हारे पिताजी को दे दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब मैं चलता हूं। ऐसा कहकर जमींदार वहां से गांव लौटकर आ जाता है।
और हरीलाल के घर जाकर कहता है, अरे हरीलाल, मैं कल शहर गया था ना, वहां मुझे तुम्हारा बेटा मुरली मिला था। क्या आप सच कह रहे हैं जमींदार जी? कैसा है मेरा बेटा? वहां सब ठीक तो है ना? उसे नौकरी तो मिल गई ना? क्या बताऊं हरीलाल, तुम्हारा बेटा बहुत मुसीबत में था। तुम तो जानते ही हो शहर में नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। वो वहां पर जैसे तैसे खुद, इसलिए मैं उसे पैसे नहीं देना चाहता था, लेकिन वो मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे और कर्ज देना पड़ा। फिर हरीलाल घर के देखो हरीलाल, तुम्हारे बेटे ने कहा है कि अगले महीने वो यहाँ आकर मेरे सारे पैसे लौटा देगा। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने का इंतजार और कर लेता हूँ। अगर 1 महीने के भीतर तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं आया तो तुम अपना खेत और ये घर भूल जाना। मैं दोनों की दोनों हड़प कर लूंगा। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। हरीलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। देखते ही देखते महीना बीत जाता है और जमींदार हरीलाल के घर आकर कहता है, अरे ओ हरीलाल, बाहर निकलो, बस बहुत हो चुका। तुम बाप बेटे को मैंने बहुत समय दे दिया है, अब और नहीं। मेरा सब्र का अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कुछ कह नहीं रहा तो तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। चलो निकलो इस घर से। अब ये घर मेरा हो चुका है, जैसा कि मैंने कहा था। अब इस घर और उस खेत पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ऐसा मत करिए जमींदार जी, मुरली आता ही होगा। थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। मुझ बूढ़े पर तरस खाइए। मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा? वो तो तुम्हारे नालायक बेटे को सोचना चाहिए था, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा और ये घर गिरवी रख दिया। और देखो तो तुम्हारे बेटे को तुम्हारी कितनी चिंता है। अभी तक वो यहां नहीं लौटा। मुझे तो लगता है वो अब कभी लौटेगा भी नहीं। मैं वो कुछ नहीं जानता, बस मुझे ये घर चाहिए। निकलो इस घर से। हरीलाल बहुत मिन्नतें करता है, फिर भी जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और हरीलाल को घर से बाहर निकाल देता है। हरीलाल के पास अब ना कोई रहने का ठिकाना था और ना खाने का कोई जरिया। हरीलाल जैसे झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और लोगों के घर भीख मांगकर और कभी लकड़ियां बेचकर उन पैसों से अपना गुजारा करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन हरीलाल जब किसी से खाना मांग रहा होता है, तभी वहां पर मुरली आ जाता है। पिताजी, आप ऐसे खाना क्यों मांग रहे हो और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुरली को देखकर हरीलाल को खुशी भी होती है और कहीं न कहीं मुरली पर गुस्सा भी आता है। तुम अब आ रहे हो बेटा? तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो चुका है। ऐसा क्यों कह रहे हो पिताजी? क्या बात है? और आप ऐसे भीख क्यों मांग रहे थे? भीख नहीं मांगूं तो और क्या करूं? तुमने मेरे लिए भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने क्या किया है? मैंने तो आपके लिए पैसे भिजवाए। क्या आपको जमींदार जी ने पैसे नहीं दिए? ये तू क्या कह रहा है मुरली? तुमने कब पैसे भिजवाए? फिर मुरली सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। ये सारी बातें सुन हरीलाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसका मतलब उस जमींदार ने मुझसे झूठ बोला।
बेटा, उस जमींदार ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, और तो और उसने वो पैसे भी मुझे नहीं दिए जो तुमने उसे दिए थे। उस जमींदार की इतनी हिम्मत, उसने आपके साथ ये सब कुछ किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं पिताजी। मैं अभी उसके पास जाता हूं। मैं भी देखता हूं वो हमारा खेत और घर कैसे हड़प करता है, जबकि उसे सारे पैसे मिल गए थे, और तो और उसने आपके हिस्से के भी पैसे रख लिए। हे जमींदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के साथ ऐसा सलूक करने की? मुझे अभी के अभी मेरे घर, जमीन के कागजात और मेरे पिताजी के 5,000 ला कर दो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरे पिताजी को मेरे बारे में झूठ बोला, और तो और उनके पैसे भी रख लिए। तुम्हारे जैसे नीच आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ए मुरली के बच्चे, जबान संभाल कर बात कर। तू भूल रहा है तू जमींदार से बात कर रहा है। तूने मुझे कब पैसे दिए? अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए, और ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। जमींदार, तू इतना नीच और गिरा हुआ निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऊपर वाले से डर, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? मैंने सूद सहित तुम्हारी सारी रकम तुम्हें लौटाई है, और तो और मेरे पिताजी के लिए भी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। कौन से पैसे? कब दिए? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुमने मेरे सारे पैसे लौटा दिए हैं? अगर सबूत है तो लाओ, तब मुझसे बात करना। अभी निकलो यहां से। तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का उस खेत और घर पर कोई अधिकार नहीं। अब दोनों मेरे हो चुके हैं। आइंदा मेरे घर के सामने दिखा तो अपने आदमियों से कहकर तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। चल। जमींदार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, तूने जो किया है तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा कहकर मुरली वहां से लौट आता है और गांव के सरपंच के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। फिर इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है और जमींदार को वहां बुलाया जाता है। सरपंच जी, आप खामाखा सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे पास सारे सबूत हैं। इसने मुझे कोई पैसे नहीं लौटाए, बल्कि इसने मुझसे और पैसे लिए हैं और बदले में अपना घर और खेत मेरे पास गिरवी रखा था। इसकी लौटाने की औकात नहीं है, इसलिए ये झूठ बोलकर अपना खेत और घर वापस पाना चाहता है। ये सरासर झूठ है। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप कुछ कीजिए सरपंच जी। देखो मुरली, पंचायत सबूत पर अपना फैसला सुनाती है। मुझे नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। जमींदार के पास सारे सबूत हैं। तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भी तुमने जमींदार को गलती तुम्हारी है। और तो और, अगर तुमने सारे पैसे लौटा दिए थे तो जमींदार ने तुम्हारे खेत और घर के कागजात भी तुम्हें दे दिए होंगे। अगर तुम्हारे पास जमीन और खेत के कागजात हैं तो लेकर आओ। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी है तो जाओ, पहले कोई सबूत लेकर आओ, फिर ही पंचायत कोई फैसला सुना। अब मुरली उदास हो गया। अब मैं सबूत कहां से लाऊंगा? क्या करूंगा? मेरे पास ना तो जमीन के कागजात हैं और ना ही घर के, और बिना सबूत के पंचायत मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगी। उन्हें तो यही लग रहा है कि अगर मैंने पैसे लौटा दिए हैं तो सारे कागजात मेरे पास होने चाहिए थे, जबकि मेरे पास कोई कागजात नहीं। गलती मेरी ही है। मुझे बिना कागजात के जमींदार को पैसे लौटाने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? मुरली उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा होता है। तभी वहां पर जमींदार की लड़की प्रिया आकर मुरली से कहती है, मुरली, तुम यहाँ? तुम कब लौटे? बस आज सुबह ही आया हूँ प्रिया। इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? क्या तुम नहीं जानती? मैं तुम्हें चाहता। चली जाओ यहाँ से।
अरे क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम नहीं जानती तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है? तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिता के साथ कितना बुरा सलूक किया, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया। तुम्हारी आंखों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और तुमने कुछ भी नहीं कहा। ये तुम क्या कहते जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम जब शहर चले गए थे तो मैं भी अपने मामा जी के गांव चली गई थी। मैं तो अभी अभी लौटी हूँ और मुझे पता चला कि तुम गांव आए हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास करो मुरली, मैं नहीं जानती थी कि पिताजी ये सब कर रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पिताजी इस हद तक जाएंगे। अब कुछ नहीं बचा प्रिया, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को सारे पैसे लौटाए हैं। अब तुम्हारे पिताजी मेरा घर और खेत कभी नहीं लौटाएंगे। तुम चिंता मत करो मुरली, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिलकर रहेगा। तुम क्या करोगी प्रिया? तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर से पंचायत बैठाई जाती है। मुरली, क्या तुम कोई सबूत लेकर आए हो? जी सरपंच, मेरे पास सबूत हैं। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। इसके पास कोई कागजात नहीं है। घर और जमीन के सारे कागजात मेरे पास हैं। इसका मेरे घर और जमीन पर कोई अधिकार नहीं। मुरली सरपंच जी को सारे कागजात दिखाता है। जमींदार ये देख बहुत चौंक जाता है। ये तुम्हारे पास कैसे आए? सरपंच जी, ये कागजात जरूर नकली हैं, जबकि कागजात मेरे पास हैं। नहीं सरपंच जी, आप ठीक से देखिए, ये कागजात असली हैं। और जमींदार जी, आपने खुद ही तो ये कागजात मुझे दिए थे। आप भूल भी गए जब मैंने आपको आपके सारे पैसे लौटा दिए थे, और ऊपर से मेरे पिताजी को देने के लिए मैंने आपको पूरे 20,000 भी दिए थे। आपने वो पैसे भी मेरे पिताजी को नहीं दिए। झूठ? ये सरासर झूठ है। मैंने तुम्हें कोई कागजात नहीं दिए थे। मैं जब शहर आया था तब तुमने मुझे कर्ज पर ली हुई सारी रकम दे दी थी, लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें कोई मेरे पिताजी को कागजात देने का सवाल ही नहीं उठता, जबकि मैंने उन्हें ये बात बताई ही नहीं कि तुमने मुझे पैसे लौटा दिए हैं। और तो और तुमने मुझे 20,000 नहीं, अपने पिताजी को देने के लिए 5,000 ही दिए थे। अगर मैंने वो कागजात तुम्हें दिए ही नहीं तो वो कागजात तुम्हारे पास कैसे आएंगे? जरूर तुमने वो कागजात मेरे घर से चुराए होंगे। ये बात सुन सरपंच और बाकी के सारे लोग जमींदार की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। जमींदार गुस्से में अपना आपा खोकर अपने सारे जुर्म खुद ही कबूल कर लेता है। फिर मन ही मन सोचता है, ये मैंने क्या कह दिया? ये मुझसे कैसी गलती हो गई? अच्छा, तो ये बात है, ये सारी चाल तुमने चली थी। जमींदार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पंचायत तुम पर कोई रहम नहीं दिखाएगी। अभी के अभी मुरली ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो उसे वापस करो, और मुआवजे के तौर पर कर्ज की 5 गुना रकम तुम्हें मुरली को देनी होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुरली ने और उसके पिताजी ने बहुत कुछ सहा है। तुमने उनके साथ बहुत गलत किया है और तुम्हारी जमींदारी भी रद्द की जाती है। तुम्हारी यही सजा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। अगर तुम अपने पिता के खिलाफ जाकर मेरा साथ ना देती तो ये सब कुछ नहीं होता। लालच और बेईमानी से कमाया गया धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। किसी भी लेन देन में हमेशा सबूत और दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए। जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, उससे एक दिन अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है।